हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द लाइफ पर। मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन स्वागत करता हूं आपका 69 बीपीएससी 69 बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में। और इस कोर्स में हम क्या समझ रहे हैं, इस कोर्स में हम फ्री आपको वीडियो दे रहे हैं 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो आपका आने वाला है। और इन 70 डेज में पूरी तैयारी आपकी द लाइसेम आपके साथ करा रहा है, द लाइसेम की टीम आपके साथ करा रही है। और हमारी टीम का एफर्ट देखिए, प्रयास देखिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। और अभी इसके साथ क्या चल रहा है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी चल रहा है। और उसके साथ साथ आपका जो है बिहार स्पेशल की क्लासेज भी आपकी चल रही हैं। तो बिहार स्पेशल की क्लासें आपके कौन ले रहे हैं, फरोज आलम सर ले रहे हैं। और पॉलिटी की क्लासेस जो मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन ले रहा हूँ। तो बिहार स्पेशल में भी आपके 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, पॉलिटी में भी आपके 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। और अभी हम जो बात कर रहे थे वो कल किस पर बात की थी हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर बात की थी, संविधान संशोधनों पर बात की थी। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने संविधान संशोधन समझे थे। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि हमारा जो बीपीएससी प्रीलिम्स जो क्रैश कोर्स है, वो बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स क्या है कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फ्री क्रैश कोर्स लाइसेम ला रहा है। और इसके साथ साथ लाइसेम ने एक घोषणा और की है जो आप तक शायद पहुंच गई होगी कि 69 बीपीएससी के लिए 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज आपकी ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में रहेगी। और इस टेस्ट सीरीज की फीस जो है केवल मात्र 2,000 रुपये फीस इसकी रखी गई है। फीस जो कितनी है, 2,000 रुपये है। और इसमें आपके 18 टेस्ट रहेंगे। 18 टेस्ट में आपके 8 जो टेस्ट रहेंगे वो आपके सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। और 10 टेस्ट आपके रहेंगे जो कि फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। और ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है जो आपकी हो रही है 9 जुलाई से। मतलब कि संडे टू संडे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और देखिए टेस्ट सीरीज का फायदा क्या होता है बेटा, कि 9 जुलाई को आपने पहला टेस्ट दिया, पर अगले संडे को आप दूसरा देंगे, तो आपको जो 6 दिन बीच में मिलते हैं, तो आपका जो टेस्ट अगला है वो 6 दिन में आपको उस पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज करके आना होता है। तो इससे आपकी जो तैयारी है वो तैयारी होती रहती है। और 5-6 दिन में आपको मौका मिलता है कि आप वो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करें। वैसे 5-6 दिन में कोई बच्चा रिवाइज कर नहीं पाता है, लेकिन जब आपके ऊपर टेस्ट सीरीज का दबाव रहता है तो उस टेस्ट सीरीज के दबाव में जो है हम क्या करते हैं, हम तैयार चीज़ों को कर ही लेते हैं। हम चीज़ों को तैयार क्या कर लेते हैं, आराम से हमारा तैयार हो जाता है सब्जेक्ट। तो ये टेस्ट सीरीज हमारे बीपीएससी के लिए लॉन्च की है दाराइशियम ने। तो आप इसकी अगर टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं बच्चे आप लोग, तो टेस्ट सीरीज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है 8527 444 614, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बारे में हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। और देखिए हम क्या समझ रहे थे, संविधान संशोधनों के बारे में समझ रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कल का जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में हमने 41वें संविधान संशोधन 41 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे वहां तक समझ लिया था। और आज हमें समझना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि 42वां संविधान संशोधन हमें समझना है। 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना जाता है। और इस संविधान संशोधन को जो है क्या, मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और कहा गया है कि इट इज ऑल्सो द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज एनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। इस संविधान संशोधन को क्यों लाया गया था, ताकि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए यह संविधान संशोधन लाया गया था। और इस संविधान संशोधन का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय संवैधानिक विकास में। अब देखिए कि इस संविधान संशोधन से हुआ क्या, इस संविधान संशोधन से एडेड 3 न्यू वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, और अखंडता। ये 3 वर्ड जो है वो हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ कि नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसे मौलिक कर्तव्य का भाग कहा गया। ये किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, भाग 4A जोड़ा गया, 4 का जोड़ा गया। क्लियर, 4A या 4 का एक ही बात है। और इसमें किसकी बात की गई, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की है, मूल कर्तव्यों की बात की गई। और क्या किया गया कि मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ अ कैबिनेट। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। मतलब कि कैबिनेट अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है तो राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह माननी ही होगी। और क्या हुआ, एडेड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है,
इसमें नीति निर्देश जोड़े गए, समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता की बात की गई, उद्योगों में श्रमिकों के प्रबंधन को भी इसमें शामिल किया गया। और इसमें क्या है कि राज्य सूची के 5 विषयों को देखना, राज्य सूची के 5 विषयों को कहाँ ला दिया गया, समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। वो पांच विषय कौन कौन से थे, वन था, फॉरेस्ट था, जंगली जानवर थे, वाइल्ड लाइफ थे, हमारे पक्षी थे, उनकी सुरक्षा की बात थी, मापतौल था, वजन था, मेजरमेंट था, और क्या था, न्याय का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी। और जुडिशरी में जो है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, उच्च न्यायालय को छोड़कर बाकी सभी न्यायालयों को प्रशासन इसमें शामिल किया गया था। और क्या किया गया इसमें, इम्पावर्ड किया गया सेंट्रल टू डिप्लॉय, इम्पावर्ड किया गया सेंटर टू डिप्लॉय, क्या डिप्लॉय करने के लिए, सेंटर को एम्पावर्ड किया गया कि वो गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए स्टेट में क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं सेंट्रल फोर्सेज को। केंद्र सरकार को कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए किसी भी राज्य में अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार दिया गया 42वें संविधान संशोधन से। तो ये 42वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधान है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलो आगे आगे। अब है 43वां संविधान संशोधन 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, 1977 में हुआ। ठीक है, देख लो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल आता है। अब 43वां कब हुआ, इससे क्या हुआ कि न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया गया, मतलब कि रिस्टोर्ड कर दिया गया जुडिक्शन पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू और स्टेट द रेट्स, इसके बारे में ये महत्वपूर्ण आपका है। अब 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। दो संविधान संशोधन तो आपको बिल्कुल मौखिक याद होने चाहिए, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इससे क्या किया गया 44वें संविधान संशोधन से कि empowered the president to send back once the advice of cabinet for reconsideration but the reconsidered advice is to be binding on the president। ये बात की गई, मतलब कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद उस राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए जो भेजा गया है, जो सलाह भेजी गई है, अगर मंत्रिमंडल उसको फिर से पास करके भेज देता है तो राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। देखो 44 संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, 42वें संविधान संशोधन में ये कहा गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसमें सुधार किया गया, कहा गया कि मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने अगर कोई सलाह दी है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को कोई कानून भेजा है तो राष्ट्रपति उसको एक बार मंत्रिमंडल को लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल ने उसको पुनः राष्ट्रपति के पास लौटा दिया तो राष्ट्रपति को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और क्या किया कि रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाई आर्म्ड रिवेलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को जो है किससे बदल दिया गया, सशस्त्र विद्रोह द्वारा विस्थापित प्रतिस्थापित कर दिया गया। देखो 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसके 3 आधार थे, कौन कौन आधार थे, वॉर था, युद्ध था, एक्सटर्नल एग्रेशन बाह्य आक्रमण था, और क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाया था, और उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस किसको माना था, उन्होंने जयप्रकाश नारायण द्वारा जो संपूर्ण क्रांति 1975 में निकाली गई थी, टोटल रेवोल्यूशन, उसको उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस माना था और उसके आधार पर आपातकाल लगा दिया था। बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हो रहा है तो इस समय सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री है। और मोरारजी देसाई क्या कर रहे हैं, मोरारजी देसाई ने इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर क्या लिख दिया, आर्म्ड रिवेलियन लिख दिया, क्योंकि जयप्रकाश नारायण शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। इंदिरा गांधी ने उस शांतिपूर्वक सम्मेलन को, शांतिपूर्वक आंदोलन को, पीसफुल जो मूवमेंट था उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस मान लिया और उसके आधार पर इमरजेंसी लगा दी। तो ये मिसयूज था, किसका मिसयूज था, टर्म, कौन से टर्म का, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने किया था। तो मोरारजी देसाई ने उसको सुधार किया और इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लिख दिया कि जब तक आर्म्ड रेवेलियन नहीं होगा, हथियारों के आधार पर लोग जो है विद्रोह नहीं कर देते हैं, तब तक आपातकाल नहीं लगेगा। तो 1978 से पहले अनुच्छेद 352 में जो हमारे वर्ड थे, शब्द थे, वो कौन से थे, वॉर था, युद्ध था,
एक्सटर्नल एग्रेशन था, बाह्य आक्रमण था, और इंटरनल डिस्टर्बेंस था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वर्तमान में कितने शब्द हैं अनुच्छेद 352 में? 352 में नेशनल इमरजेंसी में वॉर है, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, एंड आर्म्ड रिवेलियन वर्ड है। इस बात को याद आपको रखना पड़ेगा। और क्या इसमें किया गया? मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिटेन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। कहा गया कि कैबिनेट की लिखित, कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन पर ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकता है। कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही। और कैबिनेट वर्ड जो है इसी संविधान संशोधन के माध्यम से कहाँ लिख दिया गया? अनुच्छेद 352 में कैबिनेट वर्ड लिख दिया गया। वैसे कैबिनेट वर्ड संविधान में पहले नहीं था, मूल संविधान में कैबिनेट वर्ड नहीं था। कैबिनेट वर्ड कब जोड़ा गया? कैबिनेट वर्ड 44वें संविधान संशोधन 1978 से अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। इस बात को समझो ध्यान से, इन बातों को समझना है, ये बहुत सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। मूल संविधान में कैबिनेट वर्ड नहीं था। कैबिनेट वर्ड कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 से अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। ठीक है, चलो। और कहा गया कि राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा है अनुच्छेद 352 के तहत, तो उसको कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही लगाना होगा। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से इन्होंने हटा दिया। ठीक है, क्या? डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट, और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया। ये हुआ 44वां संविधान संशोधन। तो देखो, 42वां संविधान संशोधन ये स्लाइड है, और ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग से भी ज़्यादा जरूरी है। ये 5 स्टार क्वेश्चन से भी महत्वपूर्ण आपके लिए ये है। अब आगे 44 के बाद है 45वां संविधान संशोधन। क्या कह रहा है 45वां संविधान संशोधन? ये कह रहा है कि SC ST के लिए जो लोकसभा में सीटों का आरक्षण था और एंग्लो इंडियंस के लिए जो आरक्षण था वो कितने साल के लिए? 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया, और 1980 तक उनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। ये हुआ 45वें संविधान संशोधन से। तो ये देख लो। चलो, अब है 46वां संविधान संशोधन 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1982, ये 80 में हो रहा है। इसमें क्या किया गया कि राज्यों को कानूनों में खामियों को दूर करने और बिक्री कर बकाया का एहसास कराने में सक्षम बनाया गया। मतलब enabled the state to plug loopholes in the law and realize sales tax। देखो, राज्यों के कानूनों में जो लूपहोल्स थे और सेल टैक्स पर उन्हें अधिकार दिया गया राज्यों को 46वें संविधान संशोधन से। ये संविधान संशोधन उतना अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। 46वां अगर आप चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 42, 44 और 45 आप याद रखिएगा। कौन कौन सा? ये 42वां है, 42वां, ये 42 हो गया आपका। ठीक है, 42 हो गया, ये आपका 44 हो गया, और ये आपका 45 हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलो, अब आ जाओ 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 47वां संविधान 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या किया गया कि विभिन्न राज्यों के 14 लैंड रिफॉर्म लॉज को जो है वो कहाँ शामिल कर दिया गया? 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। 47वां 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है? 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1984 में हो रहा है। ये भी 1984 में हुआ था। ये कह रहा है कि फैसिलिटेटेड द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन पंजाब बियॉन्ड 1 ईयर विदाउट मीटिंग द 2 स्पेशल कंडीशन फॉर सच एक्सटेंशन। कह रहे हैं कि पंजाब में जो है राष्ट्रपति के शासन को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये भी उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। स्लाइड में मैंने सारे संविधान संशोधन लिख दिए गए हैं। मैं वही संविधान संशोधन को कट कर रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसका PDF तो आपको मिल ही जाता है, अगर आपका मन है तो पूरा पढ़ लो। बाकी जो मैं कट कर रहा हूँ वो संविधान संशोधन आप छोड़ भी सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब है 49 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा। देखो 49 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है? त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मान्यता दी गई। गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन द त्रिपुरा। ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आ गया हमारा 50वां संविधान संशोधन 50 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये क्या कह रहा है कि empowered the parliament to restrict the fundamental rights of the person employed in intelligence organization and telecommunication system set up for the armed forces or the intelligence organization। 50वें संविधान संशोधन से कहा गया कि संसद को खुफिया संगठनों, सशस्त्र बलों और खुफिया संगठनों में स्थापित जो टेलीकम्युनिकेशन है, दूरसंचार प्रणालियों में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों को कम करने की बात जो है करने का अधिकार संसद को इस कानून के माध्यम से स्पेशली दिया गया था। ठीक है, चलो
अच्छा बोलो किस आर्टिकल के तहत ये किया गया है, किस आर्टिकल में ये बात की गई है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ये बात की गई है, बताओ कहाँ की गई है, किस भाग में की गई है, ये भी कमेंट करके बताना है। अब है 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 51वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के साथ जो है विधानसभा की सीटों में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया, ये पढ़ सकते हैं, उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये थोड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, ये हमारा 5 स्टार संविधान संशोधन है, इसको तो याद करना पड़ेगा। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, 1985, 1985, ठीक है। इसमें क्या किया गया, दिस अमेंडमेंट पॉपुलरली नाउन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। इस संशोधन को लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, और ये कब हुआ, 1985 में हुआ। इसमें कहा क्या कहा गया कि दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया, और इसमें जो है एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। देखो जब हमने पहला संविधान संशोधन पढ़ा था तो उसमें कहा था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और जो हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे क्या है 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ी गई, और उसमें एंटी डिफेक्शन कहा गया कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और जीतता है और बाद में वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसकी सदस्यता, उसकी मेंबरशिप ऑफ द हाउस चली जाएगी। लेकिन अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर एक साथ अलग होते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो उसकी उन सभी सदस्यों की सदस्यता जो है मेंबरशिप ऑफ द हाउस नहीं जाएगी है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, राइट। अब है 53 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है, 53वां संविधान संशोधन 1986 क्या कह रहा है कि मिजोरम के संबंध में जो है विशेष प्रावधान किए गए, मेड स्पेशल प्रोविजन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द मिजोरम, और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर दी गई, 40 कर दी गई मैक्सिमम मिलाकर, ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है। अब 54th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 क्या कह रहा है कि increase the salaries of the Supreme Court and High Court judges and enable the Parliament to change them in future by a ordinary law। कहा गया कि 54 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में वृद्धि हुई, और कहा गया कि अगर संसद भविष्य में कभी ऐसा करना चाहती है तो एक साधारण कानून बना के उसको कर सकती है, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 55वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश के बारे में विशेष प्रावधान बनाया गया और उसमें जो उनकी सदस्य संख्या 30 कर दी गई, ठीक। 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी 30 कर दी गई, ठीक है, कम मिनिमम कितनी कर दी गई, 30 कर दी गई, चलो। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 क्या कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की विधानसभा सीटों में एसटी के लिए क्या किया गया, एसटी के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया, इसको याद रख लेगा, चलो। अब है 58 58वां संविधान संशोधन, ये क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक पाठ का प्रकाशन किया और संविधान के हिंदी संस्करण को समान कानूनी वैधता दी गई, प्रोवाइडेड फॉर एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज एंड गेव द सेम लीगल सेंसिटिविटी टू द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये संविधान संशोधन बहुत जरूरी है, 5 स्टार है ये, मतलब कि 58वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान का हिंदी वर्जन जो है वो लोगों के सामने रखा गया 1987 में, इस बात को याद रखना, 1987 में रखा गया। कहा गया कि हिंदी वर्जन की जो वैलिडिटी होगी वो उसी तरह होगी जो कि इंग्लिश वर्जन की मानी जाएगी, क्लियर, इसको महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को 58वें संविधान संशोधन को। अब 59वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 1988 क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई और पंजाब में एक विशेष प्रावधान किया गया, पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ लेना कि 59वां 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह रहा है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर पंजाब में नेशनल इमरजेंसी को लागू किया गया। अब है 60वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये भी, ठीक है। ये कह रहा है कि इंक्रीज द सीलिंग ऑफ टैक्स ऑन प्रोफेशन ट्रेड, ठीक है, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स फ्रॉम द 250 पर एनम टू 2500 पर एनम। कह रहे हैं कि जो 250 रुपये का टैक्स लगता था उसको बढ़ाकर 2500 कर दिया गया व्यवसायों, ट्रेडों, कॉलिंग और रोजगार पर। चलो अब 61वां संविधान संशोधन, ये महत्वपूर्ण है, 61वां संविधान संशोधन हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है, ये हुआ 1989 में।
61वां संविधान संशोधन हो रहा है 1989 में। इसमें क्या किया गया, रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। इस समय क्या थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है। चलो अब आगे आ जाओ। देखो अब 62 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें भी क्या कर दिया गया, फिर से SC ST की जो सीटों का आरक्षण है लोकसभा में और एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण है लोकसभा में, उसको फिर जो है 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया और 2000 तक उसका कर दिया गया 62 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। अब 63 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है कि पंजाब में जो आपातकाल लगा हुआ था, उस आपातकाल को के बिजली जो विशेष प्रावधान बनाए गए तो उसको समाप्त कर दिया गया, उसे अन्य राज्यों के बराबर ला दिया गया। उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन देख सकते हैं आप। ठीक है। 64th अमेंडमेंट 64वां संविधान संशोधन कब आया, 1990 में। इसमें क्या कहा गया कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 3 साल 6 महीने की उपलब्धि के लिए सुविधा प्रदान कर दी गई। अब है 65वां संविधान 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। यह है 65वां संविधान संशोधन। यह है 65वां संविधान संशोधन। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। क्या कि प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड ST इन द प्लेस ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर SC और ST। पहले SC और ST के लिए क्या होता था, एक स्पेशल अधिकारी होता था। SC और ST के लिए एक स्पेशल अधिकारी होता था। अब कहा गया कि उसके स्थान पर जो है एक कमीशन बना दिया जाएगा जो SC और ST के मामलों को देखेगा। किसके माध्यम से, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 के द्वारा। ठीक है। अब है 66th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 66वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1990 में। ये क्या कह रहा है कि 9वीं अनुसूची विभिन्न राज्यों के 55 भूमि सुधार अधिनियमों को इसमें शामिल, इंक्लूडेड 55 मोर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट इन द 9th शेड्यूल। अब है 67th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 67वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 4 साल की कुल अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। 68वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है बेटा, देखो 68th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में हो रहा है, 1951 में हो रहा है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 5 साल की अवधि की सुरक्षा प्रदान कर दी गई और यहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, इसलिए पंजाब में लगातार राष्ट्रपति शासन लग रहा है। अब ये 69वां संविधान संशोधन 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991, ये हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है, 5 बार बहुत लगा लो, उतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कितना, 5 बार बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्या किया गया कि अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली बाय डिजिग्नेट इट एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। दिल्ली को क्या बना दिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसको बना दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित कर दिया गया और विशेष दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1991। ये आपको संविधान संशोधन याद रखना है। 69वां संविधान संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, इस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को, इस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली जो पहले यूनियन टेरिटरी थी, अब उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। अब है आपका 70वां संविधान संशोधन। ठीक है। इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। ये भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 5 बार महत्वपूर्ण बोलने पर 69वां संविधान संशोधन था। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991, 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, दोनों ही महत्वपूर्ण है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या हो रहा है, दिल्ली जो कि पहले यूनियन टेरिटरी था उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया गया है। और 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या हो रहा है कि दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है उसको और पौडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा है।
अभी ये 70 कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब देखो 71वां संविधान संशोधन, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हो रहा है? 1992 में। ये भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इंक्लूडेड कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, और टोटल जो है वो 18 हो गए। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया और वहाँ भाषाएं कुल मिला के 18 हो गई, याद रखने वाला है। 72वां संविधान संशोधन, इससे क्या हुआ? त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 क्या कह रहा है? कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा व संरक्षण प्रदान किया गया। क्या, कितना महत्वपूर्ण है? अभी तक जितने थे उससे दो महत्वपूर्ण और जोड़ लो। ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है हमारे लिए। और इसमें क्या किया गया? ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इन इंडिया, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और क्या हुआ? कि फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, द अमेंडमेंट हैज एडेड अ न्यू पार्ट 9। क्या जोड़ा? पार्ट 9 जोड़ा। इन टाइटल द पंचायत, जिसका टाइटल क्या था? पंचायत था। और इसमें एक नई अनुसूची 11th शेड्यूल जोड़ी गई। क्या? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जिसमें क्या 29 विषय थे जो पंचायतों से संबंधित थे। मतलब 73वें संविधान संशोधन से क्या क्या हुआ? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भारत के संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए जो किससे जुड़े हुए थे? पंचायती व्यवस्था से जुड़े हुए थे। अब है 74वां संविधान संशोधन, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि पंचायत हमारे लिए था। ठीक है, इसमें क्या किया गया? 74th में ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और संविधान में भाग 9 ए जोड़ा गया। और इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसमें म्यूनिसिपालिटी लिख दिया गया। वो अनुसूची थी हमारी 12वीं अनुसूची। और इसमें जो है 18 विषयों को शामिल कर दिया गया 12वीं अनुसूची में। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? म्यूनिसिपालिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में भाग 9 ए जोड़ा गया, संविधान में नई अनुसूची 12 जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में 18 विषय लिख दिए गए जो कि किसको देखने थे? नगर पंचायतों को देखने थे। क्लियर है इतनी बात? तो ये 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन पढ़ना ही पड़ेगा। अब आ जाओ आगे, 75th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है? 75वां संविधान संशोधन कब हो रहा है? 1994 में। देख लो, ये दोनों 1992 में हो रहा है, 73वां 74वां दोनों हो रहा है। अब 75वां संविधान संशोधन हो रहा है, क्या कह रहा है? देखिए, किराएदारों के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए कि जो किराएदार थे वो किराएदार कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, कैसे स्थिति कर रहे हैं, उनकी स्थिति को मजबूत बनाया गया। 76वां संविधान क्या कह रहा है? 76th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1994 क्या कह रहा है? कि तमिलनाडु के संदर्भ में 1994 में क्या किया गया? तमिलनाडु का जो आरक्षण का रिजर्वेशन का बिल था उसको बचाने के लिए रिजर्वेशन वाले प्रावधान को कहां डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। क्योंकि वैसे रिजर्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन सुनाया था कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु का जो आरक्षण का अधिनियम था वो 50% से अधिक रिजर्वेशन कितना दे रहा था? 69 दे रहा था। इसलिए जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अब है 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है? 77वां संविधान संशोधन 1995 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति, प्रमोशन के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसको कम कर दिया था। बाद में सरकार ने उसे बदलाव लाने के लिए 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सरकार द्वारा लाया गया। ठीक है, 78 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है? कि 9वीं अनुसूची में फिर 9 शेड्यूल में क्या है? बहुत सारे भूमि सुधारों को शामिल कर दिया गया और भूमि सुधारों की संख्या जो है वो कितनी हो गई? 284 हो गई अंतिम। ठीक है, अब 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 79वां संविधान संशोधन 1999 क्या कह रहा है? इसमें क्या किया गया? फिर वही बात हुई कि एससी, एसटी और एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन था लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अंतर्गत ये था, उनको 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1999 से। ठीक है, अब है आपका 80वां नहीं 80वां कॉन्स्टिट्यूशन, 80वां संविधान संशोधन, 80वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ कि सेंट्रल और स्टेट के बीच जो रेवेन्यू था, प्रोवाइडेड फॉर एन अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्यों के बीच
राजस्व के हस्तांतरण की एक वैकल्पिक योजना, हस्तांतरण की एक वैकल्पिक योजना का प्रावधान किया गया। किसका? वैकल्पिक योजना का प्रावधान किया गया और वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ये क्लियर? चलो, अब 81वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि जो रिजर्वेशन था 50% रिजर्वेशन, उस 50% रिजर्वेशन की रिक्तियां अगर बच जा रही हैं तो उन्हें बाद में जोड़ा जा सकता है। रिक्तियों से बात की गई थी। इसको अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, बाकी स्लाइड है इसको आप देख लेंगे। ठीक है, अब 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है, 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है, 82वां संविधान संशोधन 2000 क्या कह रहा है, provided for making of any provision in favor of the SC and ST for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standard of evaluation for reservation in matters of promotion to the public service of the center and state। केंद्र और राज्यों की सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए किसी भी परीक्षा में योग्यता अंकों में छूट या मूल्यांकन के मानकों को कम करने के लिए SC ST के लिए प्रावधान किया गया था। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? ये किया गया है 82वां। अब ये 83वां संविधान संशोधन 83rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो रिजर्वेशन इन पंचायत नीड टू बी मेड फॉर द SC इन द अरुणाचल प्रदेश। कह रहे हैं कि पंचायत बस अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए पंचायत में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। 83वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन क्या है? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? महत्वपूर्ण है, 2001 है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले थे संविधान। क्या है कि एक्सटेंडेड द बैन ऑन रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अनदर 25 years अप टू 2026 विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लिमिटेशन रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि जनसंख्या सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहन देने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों का पुनर्समायोजन किया गया और कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी सीटों में वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब है कि इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा एंड असेंबलीज आर टू बी रिमेन सेम टिल द 2026। कहा कि 2026 तक, इस समय 2001 में जो सीटें थी लोकसभा की राज्य विधानसभाओं की वो स्थिर रहने वाली थी और यह जो सीटों का रिजर्वेशन किया आरक्षण किया गया था निर्धारण वो 1991 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। चलो, अभी 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये भी ठीक है, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। 3 स्टार आप इसको मान लो क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि प्रोवाइडेड फॉर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इन द केस ऑफ प्रमोशन। जो प्रमोशन मिलता है उसमें सीनियोरिटी का कैसे प्रावधान करना है उसको डिस्कस करने के लिए 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2022 महत्वपूर्ण है। क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्या किया गया था कि मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। इसने क्या प्राथमिक शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया। द न्यूली एडेड आर्टिकल 21, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21A, डिक्लेयर दैट स्टेट शैल प्रोवाइड free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may determine। मतलब कि राज्य जैसा चाहे अपने आधार पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क देगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आर्टिकल 21 कह रहा है ये वाली बात, ये जोड़ा गया इससे। अब है कि इसमें आर्टिकल 45 के लैंग्वेज में जो है चेंज किया गया। इसमें पहले क्या लिखा था? राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए जब तक कि 6 साल तक नहीं हो जाते तब तक राज्य जो है आंगनबाड़ी जैसे कार्यक्रम चलाएगा। ये इसमें लिख दिया गया। पहले ये वाली बात लिखी हुई थी यहाँ DPSP में, इसको यहाँ से उठा के क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इसलिए DPSP में ये वाली बात लिख दी गई है। और क्या किया गया इसमें? देखो, फंडामेंटल राइट में भी चेंज आया इससे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, DPSP में भी चेंज आया और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी चेंज आया। क्या आया? एक नई ड्यूटी जोड़ दी गई। पहले कितनी ड्यूटी थी हमारी? 10 कर्तव्य थे। 11वां कर्तव्य जो है वो किससे जोड़ा गया? ऐसे से जोड़ा गया और हर लोगों का कर्तव्य बना दिया कि माता पिता क्या करेंगे? अपने बच्चों को जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य निभाएंगे। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिससे फंडामेंटल राइट में, DPSP में और फंडामेंटल ड्यूटीज में बदलाव आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 86वां संविधान संशोधन पढ़ रहे थे। 86वां संविधान संशोधन। आज 87वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है? 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है? 2003 कह रहा है प्रोवाइडेड फॉर द रीएडजस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन 2001 एंड सेंसस एंड नॉट
1991 सेशन है प्रोवाइड, मतलब कि 84वें संविधान संशोधन में जो बात की गई थी उसी को फिर से इन्होंने डिफाइन किया और 2001 की जनगणना को फिर से आधार बनाकर इन्होंने परिसीमन किया है। उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं होता है, पढ़ सकते हैं। 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 क्या कह रहा है कि इससे सेवा कर का प्रावधान किया गया। किसका किया गया? सर्विस टैक्स। इतना याद रख लेना बस कि सर्विस टैक्स को 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंप्लीमेंट किया गया था। अब 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है? 89वां संविधान संशोधन 2003। देखो पहले क्या था, पहले एससी और एसटी के लिए एक ही आयोग था। अब उस आयोग को अलग अलग करके दो आयोग बना दिए गए। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को बनाया गया अनुच्छेद 338 में 338 में, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाया गया आर्टिकल 338 ए में बना दिया गया। तो ये बड़ा बदलाव हो रहा है हमारा किससे? 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, समझे। इसमें क्या किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो पहले एक ही आयोग था वो उसको दो आयोग बना दिए गए, एक ही आयोग को, ठीक है। आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए। 338 में रखा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसमें रखा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। 90th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 90वां संविधान संशोधन 2003 है। बोडोलैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया असम विधानसभा में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, ठीक है। तो बोडोलैंड वाला जुड़ा हुआ है 90 से। देखो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ये याद रखना, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हो रहा है? 2003 में। 91वां संविधान संशोधन हो रहा है 2003 में। और इसमें क्या किया गया? कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स in the central council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of the लोक सभा 75 का A1 इसमें जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया कि जो भी हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या है, जो भी हमारी लोकसभा की क्या है, लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या का 15% 15% से अधिक जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगी, जिसमें पीएम भी शामिल होगा। ये बात की गई इससे। और ये बात कहाँ लागू कर दी गई? ये बात जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लागू कर दी गई। कहा गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो राज्यों की विधानसभाओं की जो कुल सदस्य संख्या है, वो राज्यों वहाँ की विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% ही होगी, वहाँ की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री भी। और देखो 10वीं अनुसूची से कहा गया था कि अगर 1/3 सदस्य किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। अब ये सदस्य संख्या बढ़ाकर क्या कर दी गई? 2/3 कर दी गई। और कहा कि अगर 2/3 सदस्य किसी दल में जाते हैं तो उनको अयोग्य नहीं माना जाएगा, 1/3 जाते हैं तो उसको अयोग्य माना जाएगा। मतलब कि सदस्यों का जो ट्रांसफर था, सदस्यों का दल बदल था, उसको 1/3 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2/3 कर दिया गया था। अब 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे। इससे क्या किया गया कि 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और अब भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या किया गया? 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये किया गया कि जो शैक्षणिक संस्थान थे, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कॉलेजेस हैं, उनमें क्या है कि रिजर्वेशन दिया गया। किसको? ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। केवल माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस में जो है ओबीसी को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया। 27% रिजर्वेशन जो था उसको दिया गया। चलो 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? 94th कॉन्स्टिट्यूशन 2006 क्या है? इसमें है कि बिहार के संदर्भ में है कि बिहार का जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे वहाँ इस पद को समाप्त कर दिया गया, और ये जो है पद मध्य प्रदेश और उड़ीसा पर लागू कर दिया गया 94। 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? फिर से आ गया देखो 2009, महत्वपूर्ण है ये। इसमें हो रहा है कि एससी एसटी के लिए जो लोकसभा में सीटों का आरक्षण था उसको फिर 10 साल के लिए बढ़ा दे रहे हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी बढ़ा दे रहे हैं। और एंग्लो इंडियन का जो 1% रिजर्वेशन था उसको भी उसको अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया इन्होंने 95वें संविधान संशोधन से। अभी ये 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 96वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि उड़िया उड़िया को उड़िया के लिए ओडिया के लिए प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। पहले क्या भाषा था? उड़िया था, अब ओरिया कर दिया गया इसको, उड़िया, ठीक है। और इसीलिए जो उड़ीसा उड़ीसा वर्ड यूज करते थे उसके लिए हम लोग ओडिशा वर्ड यूज करने लगे। ये उड़ीसा के संदर्भ में है 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है।
अब 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी बहुत 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 महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? किस लिए जाना जाता है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? जाना जाता है कि इसके माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और इसके लिए 3 प्रावधान किए गए। एक तो फंडामेंटल राइट में किया गया, आर्टिकल 19 में किया गया, कहा गया कि आर्टिकल 19 के तहत सहकारी समिति बनाना एक फंडामेंटल राइट होगा। और एक किया गया जो है कि आर्टिकल 43B में डीपीएसपी में किया गया, ये डीपीएसपी में है, इसमें कहा गया कि राज्य क्या करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग से जो है पार्ट 9B जोड़ दिया गया, और उसमें सहकारी समितियों से संबंधित आर्टिकल रख के उसको आगे कहा गया कि सहकारी समितियां ऐसे ऐसे काम करेंगी। ये है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको ठीक से समझना होगा, पढ़ना होगा, इससे सवाल आता है। 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है, 98वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, देखो कह रहे हैं कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, बेसिक सा है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 97 बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अभी ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, 2014 में हो रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रोवाइडेड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्या अपॉइंटमेंट कमीशन, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। और ये संविधान जो बिल था वो बिल ही अधिनियम बन तो गया था, लेकिन बाद में इसको संसद ने इसको न्यायपालिका ने हटा दिया और ये अभी लागू नहीं है। यह वाला संविधान संशोधन अभी लागू नहीं है, लेकिन लागू ना होने के बाद भी ये आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, किसका, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई थी। इसके माध्यम से क्या होना था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात होनी थी। अब है आपका, ठीक है, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड, 2015 में हुआ। यह है कि भारत और बांग्लादेश के भूमि समझौता हुआ था, जिसमें बांग्लादेश ने अपना कुछ लैंड भारत को दिया और भारत ने अपना कुछ लैंड जो है वो बांग्लादेश को दिया था। अभी 101वां संविधान संशोधन, सभी लोग जानते हैं कि 101वां संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशन में 2016 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपका जीएसटी से जुड़ा हुआ है, जीएसटी से। इस पर बहुत स्लाइड दी हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अभी ये संविधान का 102वां 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, ठीक है, 102nd अमेंडमेंट 2018 में हुआ। इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज बनाया गया। पहले से था ये, पहले से क्या था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले से था, लेकिन अब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसको कहाँ संवैधानिक दिया दर्जा देगा, 338B में इसको दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 338B में, देखो 338, 338A और 338B। 338 में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसमें क्या है, 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इसको आप याद रखना। अब है 103वां संविधान संशोधन, सबको पता होगा कब हुआ, 2019 में हुआ। और इसमें क्या हुआ, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई संविधान संशोधन के माध्यम से। अभी 104वां संविधान संशोधन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, ठीक, चलो इसमें क्या किया गया, फिर वही बात आई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त कर दिया गया। देखो अब एंग्लो इंडियन का जो है रिजर्वेशन वो नहीं है, लेकिन SC और ST के लिए जो आरक्षण होता था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, उसको फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया 334 के तहत। ठीक है, ये याद रखने वाली बात, 103 में पढ़ा चुका हूँ वहाँ, तो यहाँ फिर से बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब है लास्ट वाला जो है 105वां संविधान संशोधन, जो हाल फिलहाल हुआ है हमारा 2021 में हुआ है। और उसमें क्या हुआ है कि OBC को डिटरमाइन करने का पावर वापस जो दे दिया गया है वो किसको दे दिया गया है, स्टेट्स को, राज्यों को दे दिया गया है। तो ये देख लेना। देखो बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने 1951 से लेकर, हमने 51 से लेकर वर्तमान में 2023 तक, 2023 में आखिरी अमेंडमेंट क्या है हमारा 105वां है, ये 2021 वाला, इसको हमने पढ़ा। हमने अभी तक हुए कुल संविधान संशोधनों को पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये 69 BPSC के लिए हमारा जो फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें हमने 2 क्लासेस के माध्यम से, 2 लेक्चर के माध्यम से क्या समझा, पूरे संविधान संशोधन समझे जो 1950 और 1951 से लेकर 2023 तक हुए हैं। और ये हमारी क्लास जो है BPSC के लिए प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे
आप द लाइसियम की यूट्यूब चैनल पर आकर इसको देख सकते हैं और इस चैनल पर आकर 7:30 बजे आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम का प्रयास ये है कि हम कैसे आपको एक अच्छा कंटेंट दें जो आपके एग्जाम में आपको सहायता पहुंचाए। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि ठीक शाम को 7:30 बजे द लाइसियम की यूट्यूब चैनल पर आ जाना है और वहाँ शाम को 7:30 बजे बैठ जाना है। तो जब तक हमारा चैप्टर खत्म नहीं होता है तब तक हम उस पर बात करते रहते हैं। तो ये हमने बात करी थी, संविधान संशोधन पर बात की थी। तो हमने पूरे संविधान संशोधन समझे 1951 से लेके 1923 तक पूरे संविधान संशोधन समझे हैं। तो आपसे बस इतना ही कहना है कि अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, हमारा एफर्ट, हमारा प्रयास, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे सहयोग के तौर पर आप इतना करिए कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और उसको अदर स्टूडेंट्स तक उसको क्या करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी रीच अधिक से अधिक लोगों तक बढ़े और हम अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो टेस्ट सीरीज जिन बच्चों को करना है वो टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज के लिए वो हमसे संबंध कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के लिए नंबर ये है हमारा 8527444614। और वो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 69 बीपीएससी के लिए। तो द लाइसेंस के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए और उम्मीद है कि ऐसे हम आपको पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।